नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। यह है एपिसोड नंबर 18 और मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम मौर्य युग की बात करेंगे, मतलब द एज ऑफ मौर्याज। दोस्तों, इस यात्रा को हमेशा की तरह रोमांचक बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए आप भी हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो चंद्रगुप्त मौर्य और साम्राज्य के संगठन के बारे में है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशंस, साम्राज्य का संगठन। तो सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उनका मौर्य साम्राज्य में क्या योगदान है? चलते हैं दोस्तों, इसे पता लगाते हैं। चलिए, तो मौर्य साम्राज्य में या चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 BCE में की थी। 321 बिफोर क्राइस्ट या 321 बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और वह उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला। तो ये था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। और साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। तो दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संगठन कैसा था? यानी कि जो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन था मौर्य साम्राज्य का, वो कैसा था? दोस्तों, इस एम्पायर का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो अब तक के इतिहास में, जो हमने अब तक पढ़ा है, पूरे इतिहास में अनोखा था। मौर्य साम्राज्य का संगठन अत्यधिक संगठित था। राज्य का प्रमुख राजा होता था और उसे मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। प्रशासनिक इकाइयों में प्रांत, जिला और ग्राम शामिल थे। राजा और मंत्री परिषद की बात करें तो राजा प्रशासन का प्रमुख था और मंत्री परिषद राज्य के कार्यों में सहायता करती थी। बात करें अगर प्रशासनिक इकाइयों की, तो राज्य को प्रांत, जिला और ग्राम में विभाजित किया गया था, जिसका संचालन अधिकारी करते थे। सैन्य संगठनों की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सेना संगठित और शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि ये सेना अब तक पहले का जैसा इतिहास था उससे अलग सेना वेतन भोगी थी। इन्हें वेतन मिलता था, हर महीने का वेतन मिल रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं सैनिक का। वरना पहले कई साम्राज्यों में या कई राज्यों में ऐसा होता था कि सैनिकों की ज़रूरत पड़ी तो किसान ही अपना फावड़ा वावड़ा छोड़कर उसने तलवार और दूसरे हथियार उठा लिए, वापस फिर किसानी करने लग गया। तो इससे पहले का जो शासन व्यवस्था थी, इसमें सैनिक परमानेंट नहीं थे। और परमानेंट सैनिक अगर नहीं होंगे तो ट्रेंड भी नहीं होंगे। तो इस समय तक आके वेल ट्रेंड सैनिक हो गए, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, सेना, रथ और हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये था मौर्य साम्राज्य के संगठन, सैनिक संगठनों का की जानकारी थी। तो प्रश्न वही था, वापस आते हैं कि इस जो एम्पायर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में राजा और मंत्री परिषद, प्रशासन की इकाइयों के बारे में आपको जानना चाहिए, जिसमें प्रांत, जिला और ग्राम हैं जो आज भी हैं हमारे भारत में, और सैन्य संगठन इनका अत्यधिक शक्तिशाली था। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य के दूसरे महान शासक का नाम लें तो वो है अशोक। अशोक और उसके शिलालेखों से हमें भारत के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। तो अगला प्रश्न,
अशोक कौन था और उनका मौर्य साम्राज्य में क्या योगदान है? तो दोस्तों, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और उनका शासनकाल 273 से लेकर 232 बीसीई के बीच था। वे मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे साम्राज्य में धम्म अर्थात धर्म का प्रचार किया। तो अगेन अशोक कौन? मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक। शासनकाल क्या है इनका? 273 से लेके 232 बीसीई। और धम्म का प्रचार, हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। अगला सवाल, अशोक के जो शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इनका क्या महत्व है? दोस्तों जानते हैं? तो अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं में और लिपियों में लिखे गए हैं और इसमें अशोक ने धम्म के शासन के सिद्धांत और समाज के प्रति उनकी नीतियों का वर्णन किया है। तो जानते हैं धम्म के बारे में। तो अशोक ने शिलालेखों में धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। धम्म क्या? धम्म धर्म का ही एक रूप है। तो पाली भाषा में आप धर्म को धम्म कहते हैं। इसके शासन के क्या सिद्धांत थे? तो इन शिलालेखों में अशोक के शासन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो शिलालेख का यह महत्व है। और अशोक के शिलालेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए। तो ये है शिलालेखों का महत्व। तो शिलालेख का महत्व क्या है? धम्म का प्रचार, शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया उसने, और एक विशेषता है कि विभिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया। तो ये था धर्म का महत्व। अगले भाग में आते हैं और कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव को जानते हैं। तो प्रश्न है, कलिंग युद्ध का क्या महत्व था और इसका क्या प्रभाव हुआ? तो दोस्तों, कलिंग युद्ध कोई 261 बीसीई में हुआ और यह अशोक के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई और बहुत विनाश हुआ, जिसने अशोक को गहरे सदमे में डाल दिया। इस घटना के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा तथा धम्म का प्रचार शुरू किया। तो कलिंग युग का समय क्या था? कलिंग युद्ध का समय था 261 बीसीई। ये सारे जो तारीख हैं वो अलग अलग विद्वानों ने थोड़े बहुत फर्क के साथ बताया था। मेरे इस एपिसोड का जो आधार है वो राम शरण शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके अनुसार मैं इन तारीखों को बता रहा हूँ। किसी अन्य पुस्तक में कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। वापस हम आते हैं और कलिंग युद्ध का समय मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आर.एस. शर्मा के अनुसार 261 बीसीई। और क्या प्रभाव हुआ इस युद्ध का? महान जनहानि और विनाश हुआ। युद्ध में भारी क्षति हुई और बहुत विनाश हुआ। और क्या परिवर्तन और क्या इसका प्रभाव है? उसका प्रभाव अशोक पे पड़ा। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा और धम्म का प्रचार किया। तो ये था दोस्तों धम्म का, अशोक का, कलिंग युद्ध का इत्यादि के बारे में हमने बात की। आवश्यकता पड़ने पर इसको आप बैकवर्ड करें, पीछे आप 5-7 मिनट पीछे करें और दोबारा सुनें। खैर, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अशोक की आंतरिक नीतियां और बौद्ध धर्म, मतलब इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। अशोक का बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे भी हम कोई 2-3 पॉइंट्स में याद करें। पहला, अशोक की आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म ने मौर्य साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने शासन में धम्म का पालन किया और समाज में नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक न्याय का प्रचार किया। तो सामाजिक न्याय किसी समाज को स्थिर रखने के लिए अति आवश्यक है। देखा, हमारे संविधान का मुख्य आधार ही है कि सामाजिक न्याय प्रदान कर सके। हमारे प्रियम्बल में भी इस पर कितना जोर दिया गया है। तो
अशोक का जो पूरी नीति थी उसमें नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक न्याय पर अत्यधिक जोर दिया गया था। इसके अलावा अशोक ने कई स्तूपों, विहारों और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। तो अशोक ने अपने शासन में धम्म का पालन किया, समाज में नैतिकता, अहिंसा, सामाजिक न्याय का प्रचार किया और अशोक ने कई स्तूपों, विहारों और धर्म स्थलों का निर्माण कराया। दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़ें और अंत में ये जाने कि अशोक के इतिहास में स्थान पर विचार करें कि अशोक का क्या स्थान है भारतीय इतिहास में। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे, पर मैं इसको दोबारा से इसकी समरी बना देता हूँ। तो अशोक का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया और भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। अशोक के शिलालेख, नीति और धम्म ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में माना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया और अशोक की नीति और धम्म ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। और अंत में दोस्तों, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग 321 से लेकर 297 BCE और अशोक का शासनकाल 273 से 232 BCE। कलिंग युद्ध का समय अभी हमने बात की थी 261 BCE। तो ये था आज का एपिसोड और अंत में एक कोटेशन। ये कोटेशन है नेल्सन मंडेला का। ये कहते हैं, इतिहास हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण के बिना विकास संभव नहीं। अर्थात हिस्ट्री टीचेस अस दैट विदाउट चेंज एंड रीबिल्डिंग प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।